एक गांव में गंगू नाम का एक भिखारी रहता था। गंगू बहुत ही मनहूस था और हर समय रोता ही रहता था। एक दिन एक आदमी गंगू के सामने से गुजरता है। गंगू उसे देखकर रोना शुरू कर देता है। हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी जो मुझे भिखारी बनाया? कैसी मनहूस जिंदगी है, कुछ भी मनहू मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि जेब में माल ही नहीं होता। तभी वहाँ से राहुल नाम का लड़का अपनी मोटरसाइकिल से गुजरता है। राहुल गंगू को देखकर चिढ़ जाता है और बोलता है, ये सुबह सुबह कौन सा मनहूस मिल गया? इसकी शक्ल देख लो तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अरे राहुल भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, कल से कुछ खाया नहीं है। कल यही बात तूने मेरे पिताजी से बोली थी और आज ठीक वही बात मुझे बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? कोई काम कर ले, काम। अरे राहुल भैया, कुछ देना हो तो दो, ज्ञान मत दो। अरे भिखारी का काम ही है मांगना, इसीलिए मैं लोगों से भीख मांगता हूँ। गंगू की बात सुनकर राहुल 10 रुपए निकालता है और हंसते हुए गंगू को दे देता है। सही कह रहा है गंगू तू, ये काम ही तो है। लोगों के पैसे पर मस्त तैयाशी करना काम ही तो होता है। ऐसा कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात गंगू को अच्छी नहीं लगती और वे गुस्से में बोलता है, इस राहुल के बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा, ये बहुत चालाक बन रहा है। अरे भिखारी हूँ तो क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है? राहुल गंगू के पास से निकलकर अपनी बाइक पर मस्ती से जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक भैंस आ जाती है और भैंस को बचाने के चक्कर में राहुल अपनी बाइक का संतुलन खो देता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर ही टूट गई। मेरी प्यारी बाइक भी गई। ये गंगू सच में ही मनहूस है। आज सुबह मुझे दिखा और आज ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मनहूस कहीं का। राहुल जिस पेड़ से टकराया होता है उस पेड़ पर चुड़ैल का साया होता है। चुड़ैल पेड़ से नीचे गिर जाती है और बोलती है, ये कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा? इतनी बढ़िया नींद आ रही थी मुझे। चुड़ैल को सामने देखकर राहुल की पैंट गीली हो जाती है और वे डरते डरते बोलता है, चुड़ैल जी, ये गलती मेरे से हुई है। मेरी बाइक आपके पेड़ से टकरा गई, मुझे माफ कर दो और जाने दो। तभी चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद खोलती है। मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। मेरे एक सेवक ने मुझसे तेरे बारे में शिकायत की है। अब तो यहाँ से नहीं जा सकता, समझा? चुड़ैल की बात सुनकर राहुल हैरान रह जाता है और अपने ज्यादा बोलने की आदत की वजह से बोल पड़ता है, आपके सेवक की शिकायत? चुड़ैल जी, लगता है आपका भी 5G नेटवर्क चल रहा है, आपको भी व्हाट्सएप आने लग गए हैं। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में लाल हो जाती है और बोलती है, चुड़ैलों से मजाक? तो है तुम इंसान अपनी हद भूल गए हो। तुझे मजा चखाना ही होगा। तेरी ज्यादा बोलने वाली जुबान ही निकाल लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल की जुबान निकाल लेती है। जुबान निकालते ही राहुल मर जाता है। अगली सुबह राहुल की लाश मिलते ही ये देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और राहुल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगली सुबह गंगू फिर से चौक पर बैठकर आते जाते लोगों को देखकर भगवान से शिकायत कर रहा होता है, अरे भगवान, या तो मुझे उठा ले, नहीं तो इन अमीरों को उठा ले जो मुझे चिढ़ाते रहते हैं। एक मेरे को देखो,
और एक उन्हें देखो, हाय रे मनहूस के। तभी गंगू के आगे से अमीर पति पत्नी गुजरते हैं। अमीर आदमी की सुंदर पत्नी को देखकर गंगू बोलता है, देखा भगवान, देखा, आज तूने मुझे पैसे दिए होते तो इस लड़की का पति मैं होता। लंगूर के हाथों में अंगूर दे दिए हैं तूने। हाय रे फूटी किस्मत, कुछ तो दे दो, नहीं तो आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। उसका रोना सुनकर वहाँ से गुजर रहा एक गांव वाला बोलता है, अरे रो मत भिखारी भाई, मेरा टिफिन खा ले, मैं काम पर जा रहा हूँ। ले। कौन हो भाई? इस गांव में तो तुम्हें पहली बार देखा है, कहीं दूसरे गांव से आए हो क्या? सही पहचाना है आपने भाई, मैं इस गांव में नया हूँ, कुछ दिनों के लिए आया हूँ और मेरा नाम श्याम है। श्याम, वाह, कितना अच्छा नाम है। आपका स्वभाव भी कितना अच्छा है, वरना इस गांव के लोग तो बिल्कुल बेकार और बदतमीज हैं। ऐसी कड़वी बातें मत बोलो भैया, सब लोग अच्छे होते हैं, बस समय की बात है। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। श्याम अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा चला जा रहा होता है और लेट हो रहा होता है। अरे मर गया रे, ओहो, एक तो लेट हो रहा हूँ, ऊपर से ना जाने किसने यहाँ मटका रख दिया। एक काम करता हूँ, मटका उठाकर रोड के किनारे रख देता हूँ ताकि कोई और इससे ना टकराए। श्याम जैसे ही मटका उठाता है, उसमें से सिक्कों के छलकने की आवाज आती है। श्याम मटके के अंदर हाथ डालता है और एक सिक्का निकालता है। वे एक सोने का सिक्का होता है। श्याम सोच में पड़ा होता है कि क्या करे, मटके को कहाँ रखे। तभी वहाँ एक सुंदर सी औरत आती है और बोलती है, क्या हुआ भैया, आप परेशान दिख रहे हो? कोई दुर्घटना हो गई क्या आपके साथ? औरत की बात सुनकर श्याम उसे मटके और सिक्कों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर औरत बोलती है, आप तो बहुत ही शरीफ आदमी लगते हो। कोई और होता तो सारे सिक्कर लेकर यहाँ से चला गया होता। एक काम करो, इसे आप ही रख लो और कोई अगर आपसे सिक्कों या मटकों के बारे में पूछे तो उसे दे देना। औरत की बात सुनकर श्याम वो मटका लेकर अपने साथ चला जाता है। उधर राहुल की मौत से उसका भाई रौनक परेशान हो गया होता है और उसे गंगू भिखारी पर शक हो रहा होता है। ऐसा कहकर रौनक गंगू का पीछा करने लगता है। वे देखता है कि गंगू एक जंगल के अंदर जाता है और एक शैतान बन जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है। शैतान की बात सुनकर एक सुंदर औरत बाहर आती है। रौनक इससे पहले कुछ समझ पाता, वो सुंदर औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर रौनक अपनी आंखें मलने लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर रौनक छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। चुड़ैल शैतान से बोलती है, बस कुछ और अच्छे लोगों को हम उनकी इच्छाओं का इनाम दे दे तो हम दोनों भी इस चुड़ैल और शैतान की योनि से आजाद हो जाएंगे। क्यों स्वामी? सही कह रही हो चुड़ैल रानी, वैसे भी मैं भिखारी बन बन कर परेशान हो गया हूँ। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं कहीं सच में भिखारी तो नहीं। फिर रौनक वहाँ से चला जाता है और अगले दिन गंगू भिखारी के लिए खूब पकवान बनाकर लाता है। रौनक को देखकर गंगू सब समझ जाता है। रौनक खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही रौनक आगे बढ़ता है, उसे एक 5 रुपए का खोटा नोट मिलता है। नोट को देखकर रौनक को गुस्सा आ जाता है। तभी उसे गंगू की आवाज सुनाई देती है। गंगू उसे रुकने के लिए बोलता है। गंगू भागकर उसके पास आता है और बोलता है, अरे रौनक भैया, मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे कुछ काम है। गंगू के पैसे मांगने पर रौनक गुस्सा हो जाता है और भूल जाता है कि गंगू कौन है। गंगू शैतान बन जाता है और वह चुड़ैल भी वहां आ जाती है और मार डालती है। और इसी तरह उनको और भी नेक लोग मिलते हैं और कुछ ही समय में दोनों मुक्त होकर चले जाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं प्रीति, जयंत, हैप्पी, रंजीत, अशोक, आकाश, निहारिका, रीमा, सवन, पीहू, पवन, रश्मि, महक, रौनक, सुजीत। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो शर्मा जी की बातों के बाद रोहित की रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन वो डर से भागना नहीं चाहता था। उसी रात उसने अपने फोन का कैमरा कमरे में ऑन करके छोड़ दिया और खुद कान में ईयर प्लग लगाकर सो गया। शर्मा जी ने बात ही कुछ ऐसी बताई थी, वो भी क्या करता। नींद तो उसको आ गई, लेकिन जब सुबह वो उठा तो कुछ असामान्य नहीं दिखा। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, फिर भी एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर ही लेता हूँ, आखिर बात क्या है। रोहित ने रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन जैसे उसने रिकॉर्डिंग चेक की, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? रात 2:47 पर कैमरे में एक धुंधली आकृति कमरे के कोने से आई और बेड के सिरहाने खड़ी हो गई। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और एक बेहद तीखी चीख सुनाई दी। ये क्या हुआ कैमरे को? ये चल क्यों नहीं रहा? तभी उसमें से एक चीख आई, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। वो जैसे किसी घायल जानवर की अंतिम कराह हो। लेकिन रोहित ने तय किया कि अब उसे गली वालों से और जानकारी लेनी होगी। उसने शर्मा जी की बहन सविता दी से बात की, जो वर्षों पहले उसी गली में जन्मी थी। दी, मैंने कल रिकॉर्डिंग में सुना और देखा, एक भयानक आकृति दिखाई दी। शर्मा अंकल ने मुझे चेतावनी तो दी थी, लेकिन क्या है ये सब तो बताया ही नहीं। सविता दी ने कांपते स्वर में बताया, मैं उस लड़के को जानती थी, नाम था रघु। वो दिन में शांत रहता था, लेकिन रात में जैसे उसे कुछ पकड़ लेता था। हम बच्चों को उसके घर जाने से मना किया गया था। कहते हैं वो दीवारों पर अपनी उंगलियों से खून में कुछ लिखता था। मैं नहीं मरा हूँ। फिर क्या हुआ दी? उसके जाने के बाद कई लोग गायब हुए। किसी को घर के पीछे की नाली से खून बहता दिखा। किसी ने रात के 2 बजे किसी बच्चे के कदमों की आवाज सुनी। रोहित ने सविता की बातें सुनी। उसको बहुत डर भी लगा, लेकिन फिर रोहित ने अब उस घर की छत पर जाने का निश्चय किया, जहाँ कोई नहीं जानता था। छत पर घास उगी थी और बीच में एक जले हुए काठ का टुकड़ा पड़ा था, जैसे किसी ने वहाँ किसी को जलाया हो। ऐसा लग रहा है सालों से यहाँ कोई नहीं आया है, इतनी गंदगी है यहाँ। तभी उसकी नजर छत की दीवार पर पड़ी। छत की दीवार पर खून से लिखा था, जिसने मुझे देखा वो कभी नहीं बचा। अचानक रोहित को लगा कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन छुई। कौन है यहाँ? वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। छत की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम लिया हो। हवा इतनी तेज थी कि चीजें हिलने लगी। रोहित नीचे भागा। उसको बहुत डर लगा। उस दिन के बाद रोहित ने दिन में कई बार दरवाजा खुद खुलते देखा। चीजें अपनी जगह से हट जाती और सबसे अजीब, उसके मोबाइल में रघु नाम की एक फोटो खुद ब खुद सेव हो गई थी। जो भी है, सामने क्यों नहीं आते? क्यों परेशान कर रखा है तुमने मुझे? लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। रोहित बहुत रोने लगा। उसको अकेले अब उस घर में रहा नहीं जा रहा था, फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। एक रात रोहित गली में कैमरा लेकर निकला, ये देखने की क्या कुछ दिखता है। जैसे उसने गली नंबर 13 में प्रवेश किया, लाइट चली गई। लाइट को भी अभी जाना था, एक तो वैसे भी डर लग रहा है। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल बाहर निकाला और अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो आगे बढ़ा। तभी उसको कुछ सुनाई दिया। वो अब बढ़ती ही जा रही थी। रोहित घबराया और पूछा, कौन है? कौन है वहाँ पर? लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आया। तभी एक घर की दीवार पर रोशनी हुई। रोहित ने कैमरा घुमाया। कोने में एक लड़का खड़ा था, चेहरा जला हुआ। वो लड़का मुस्कुराकर रोहित को देखने लगा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम ही गली वाले भूत हो? तुमने गलती की, अब ये गली तेरी भी है। और फिर वो भागा नहीं, वो धीरे धीरे दीवार में समा गया। अब हर रात रोहित को कोई उसके कान में फुसफुसाता, तू अकेला है, अब ये गली तुझसे बात करेगी। बत्तियां झपकती, फ्रिज से पानी नहीं खून टपकता। रोहित बहुत परेशान रहने लगा। वो मुझे मार देगा, मैंने उसको छोड़ दिया है। रास्ते में रोहित को जाते हुए शर्मा जी ने देखा तो शर्मा जी ने रोहित को बताया कि तुम्हें पता है रोहित, गली नंबर 13 की जमीन पर पहले एक बाल मनोचिकित्सा केंद्र था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया, जहां बच्चों पर मानसिक प्रयोग होते थे। रघु उनमें से एक था।
उसे दवाइयों के जरिए मानसिक रूप से बेकाबू बना दिया गया था। जब संस्था बंद हुई तब उसे गली में छोड़ दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गली वाला भूत वो रघु है? वो इस गली की आत्मा है। अब अगर किसी को वो गली में अकेला पा ले तो उसका शरीर ले लेता है। अच्छा है उससे दूर रहना। रोहित अब और डर गया। उसको लगा जैसे रघु अब उसको छोड़ेगा नहीं। तो रोहित ने तय कर लिया कि अब वो भागेगा। उसने एक रात बैग पैक किया, टैक्सी बुक की और निकलने ही वाला था कि लाइट चली गई। एक तो बात बात पर लाइट चली जाती है। उसका फोन फटाफट फुल ब्लैक हो गया, जैसे किसी ने सिग्नल चूस लिया हो। फिर उसके कमरे का आईना चटक गया और वहां लिखा था, अब देर हो चुकी है। मैं थक गया हूँ ऐसे डर डर के। या तो मुझे मार दो या तो मुझे छोड़ दो। अगले दिन सुबह गली नंबर 13 में मकान नंबर 51 का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था। रोहित का सामान वहीं पड़ा था, जैसा वो पैक करके घर से भाग रहा था। लोगों ने उसका फोन चेक किया तो उसके फोन में आखिरी वीडियो चला मिला जिसमें रोहित खुद से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। बस एक बच्चा कह रहा था, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है। गली नंबर 13 में आज भी मकान नंबर 51 का दरवाजा हर रात अपने आप खुलता है। मैंने तो उसको पहले ही समझाया था, लेकिन वो माना नहीं। उसे पहले ही भाग जाना चाहिए था। खैर, अब तो जो हुआ वो हुआ। सुनते हैं भाई, हर रोज सुनते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देगा। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी तुम्हें देखूंगा। गली नंबर 13 एक बार फिर शांत दिख रही थी, केवल दिख रही थी। अब उस मकान में कौन रहता है? अभी तो कोई नहीं। मकान नंबर 51 पिछले 2 महीने से खाली था। रोहित के गायब होने के बाद कोई उस ओर देखता भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन विक्रम, एक अकेला पत्रकार, वो घर किराए पर लेने आया। इतनी सस्ती जगह शहर में कहाँ मिलेगी? मकान मालिक ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप चाबी दे दी। केवल एक बात कही, दरवाजे बंद रखना और गली में देर रात मत घूमना। वैसे भी वो तो मुझे ना भी बोलते तो भी मैं करता। विक्रम हंस दिया उनकी बात पर। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। वो कैमरा, लैपटॉप और कुछ किताबें लेकर घर में शिफ्ट हो गया। उसे क्या पता था कि इस गली में केवल घर नहीं मिलते, गायबियां भी मिलती हैं। पहली रात ठीक बीती, लेकिन दूसरे दिन शाम से ही मकान नंबर 51 में कुछ अजीब लगने लगा। कमरे की दीवार पर अचानक नमी बन गई। उसने हाथ लगाया तो दीवार गीली नहीं, गर्म थी। ये दीवार इतनी गर्म कैसे है? रात को जब वो सोने गया तो बिस्तर पर लेटते ही उसे लगा कोई उसके कान में सांस ले रहा है। वो उठा, कोई नहीं था। लाइट चालू की। कमरे की एक दीवार पर हल्की सी लकीर दिखी, जैसे खून से लिखा हो, तू भी नहीं बचेगा। मुझे लगता है कोई मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कौन भगा पाता है मुझे यहाँ से। पत्रकार होने के नाते विक्रम के पास एक पुराना कैमरा था जो रात में इंफ्रारेड रिकॉर्डिंग करता था। उसने मजाक में कमरे में कैमरा फिट कर दिया। अब देखता हूँ कौन भूत है, कल पर्दाफाश करता हूँ इसका। बड़ा आया मुझे डराने वाला। विक्रम कैमरा फिट करके आराम से सोने चल देता है, जैसे उसको पता हो कि वहाँ कोई भी नहीं है। रात को 3:12 पर कैमरे में कुछ हलचल दिखी। एक बच्चा जो छत से उल्टा लटक रहा था, विक्रम के ऊपर मंडरा रहा था। वो हंस रहा था मगर आवाज नहीं थी। विक्रम की आंख खुली। उसने ऊपर देखा। वो डर गया। कौन हो तुम? तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन फटी और एक जोरदार चीख गूंजी। कौन है यहाँ? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये करते करते सुबह हो गई। विक्रम अब गुस्से में था। उसका कैमरा जल चुका था। विक्रम ने उस गली और मकान के बारे में गूगल पर खोजबीन की। तभी उसे एक पुराना ब्लॉग मिला। मैं मकान नंबर 51 में था, रोहित। ब्लॉग में डरावनी घटनाओं, बच्चों की आवाज और एक रघु नाम के भूत का जिक्र था। ये कैसे बच्चे का जिक्र कर रहा है? वैसे ही बच्चा तो मैंने भी देखा था। अंत में लिखा था, अगर कोई इस घर में आता है तो उसे बताओ कि भूत को डराकर भगाया नहीं जा सकता, ये उसकी गली है। और फिर स्क्रीन ब्लिंक हुई। ब्लॉग अपने आप डिलीट हो गया। विक्रम अब रात को गली में निकलता था, पर हर बार उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक बार उसने मोबाइल से फोटो खींची। फोटो में उसके पीछे एक जली हुई बच्चे की आकृति खड़ी थी। ये तो सच में भूत है। वो भागा, मगर उसके पीछे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हमें मत छोड़ो, हमें भी ले चलो।